एवरीवन, क्लास 10th बोर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है मैथमेटिक्स का एग्जाम। और अब इस टाइम के अंदर एंड का टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं, जिस वजह से हमारे बोर्ड्स के अंदर जितना हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उतना नहीं आ पाता। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कि आपको इस एंड टाइम के ऊपर नहीं करनी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास में इस टाइम के ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो भाई साहब, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। क्योंकि अब ये जो कम टाइम है ना, इसमें आपको सही ढंग से यूटिलाइज करके इसमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी, स्मार्ट तरीके से। जैसे कि वो होती है ना बात की, जो कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं, तो वो आप इस वीडियो के बाद में कर सकते हो। और उसी के साथ में अगर आपको जल्दी से मैथ्स के फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसको एक बार जाकर के देख लेना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास में रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर के अंदर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर था, तो फर्स्ट चैप्टर हर एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। तो आपको इसमें बस एक ही टॉपिक है जिसको कि एक बार देखने की जरूरत है, वो है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। वो एक रिलेशन ही होता क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू रहता है हमारे पास में ए इंटू बी। ये वाला रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देन फिर इसके बाद में सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास में, वो आता है पॉलिनोमियल्स। तो अब पॉलिनोमियल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। एक तो है ग्राफ मेथड से, कि ग्राफ से रिलेटेड आ सकता है कि वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने उसके जीरो होंगे या फिर रूट होंगे, ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में जो अगला इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये दो टॉपिक आपको इसमें कर लेने हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो आता है वो आता है थर्ड, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जितना बड़ा इसका नाम है ना, उतने तो इसके अंदर टॉपिक भी नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर दो लाइनें दी हुई हैं तो उनके क्या क्या सॉल्यूशन रहेंगे। तीन इसकी कंडीशन रहते, कंडीशन और इसके टाइप्स याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, सेकंड है नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, और लास्ट है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है। इन तीनों के ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम के अंदर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से इनकी कंडीशन को याद रखें। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन है जिसको कि सॉल्व करना है, तो उसके सॉल्यूशन के दो तरीके हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। दोनों की प्रैक्टिस करके जाना। सॉल्व एग्जांपल्स को एक बार जरूर से सॉल्व कर लेना है एनसीईआरटी के, और उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपने इसको नहीं कर रखा है तो आप कम से कम ये टॉपिक तो जरूर से कर लेना। सबसे फर्स्ट आता है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक तो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, एक तो होता है वो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, और जो दूसरा मेथड है इसका वो है मतलब फैक्टराइजेशन वाला। तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड को एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे आ जाए कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और आप पढ़ के नहीं गए तो वहां पर आपसे गलती हो सकती है। दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो है उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, इसके ऊपर हर साल एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन रहेगी, जो कि रहती है डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। कुछ भी हो, आपको तो ये याद रखना है कि डी इक्वल टू 0 पर क्या करना है और इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा फॉर्मूला, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन फिर इसके बाद में आता है फिफ्थ चैप्टर, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बस आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट की कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किस तरीके से निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस आपको बता देता हूं। क्या आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या डी इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। यस और नो के अंदर बस इसका आंसर दे दो, मेरे को पता लग जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो अगला फॉर्मूला है वो याद रखना है कि nth टर्म फॉर्मूला, जैसे कि an वाला जो फॉर्मूला था ना, an इज इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ n टर्म्स। बस ये तीन फॉर्मूले हैं, इनके अलावा आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस जरूर से कर लेना है। कि प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है उसमें
उसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल जो सेक्शन फॉर्मूला है वो याद रखना, M1 M2 वाला फॉर्मूला है ये। और लास्ट वाला है कि कोलिनियर अगर पॉइंट होते तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर तीनों की तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन रहेंगी, जैसे कि A B और C है ये तीनों पॉइंट, अगर ये कोलिनियर है तो इनके लिए क्या कंडीशन रहेगी, ये एक बार देख लेना। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के अंदर एक दो थ्योरम है, दोनों की दोनों थ्योरम को अच्छे से रट लो। एक तो ये वाली थ्योरम की लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड, इस तरीके से वो अगर ड्रॉन होती है तो उसके साथ में उसका जो रेशियो वाला है वो जरूर से याद होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और सेकंड आता है कि क्या क्या कंडीशन होती है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की, अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी इक्वल होती है, क्या उनका साइड का रेशियो रहता है, क्योंकि ये जो है यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है सर्कल। सर्कल में एग्जामिनर को बस दो ही चीजें पता है, एक पता है टेंजेंट और दूसरी पता है यहां पर रेडियस, बस इनके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट जो होती है, जैसे कि आपको बता देगा कि यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है, फिर कुछ एंगल बता देगा, इस तरीके से किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बस दो ही टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। फिर सेकंड यहां पर आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस, जैसे कि ये जो अगर टेंजेंट है हमारी, मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और अगर ये रेडियस है, ठीक है, ये आर, तो इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। बस ये दो बातें अगर याद है ना तो सर्कल चैप्टर कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। तो सबसे फर्स्ट तो मैं आपको कहूंगा कि आपको है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि क्या क्या रेशियो हो गया, जैसे साइन का क्या होता है, साइन इज इक्वल टू P/H होता है, इस तरीके से आपको ये पूरे याद होने चाहिए। कॉस का याद होने चाहिए, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कि साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है या फिर √3/2 होती है। जल्दी 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ क्या आंसर है इसका, ठीक है। तो अब ये आपको बताना है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू जरूर से याद रखना। और फिर इसके बाद में आप पर आती है नेक्स्ट जो कि टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। बस एक ही आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका एप्लीकेशन याद रखना कि इसको कहां पर लगाना होता है। जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर आएगा कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको कुछ दी होगी 3, 4 या फिर 5 ऐसे कुछ दिया होगा, और कहा जाएगा कि आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर इस आइडेंटिटी को आपको लगाना है। तो ये कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। देन फिर इसके बाद में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को नहीं लगा पा रहे हो। तो पाइथागोरस थ्योरम को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज्यादा इजी चैप्टर माना जाता है, तो आपको भी इजी ही लगेगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके अंदर कुछ तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने हैं। एक तो सबसे पहले याद रखनी है tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू, tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू और tan ऑफ जो 30 डिग्री है, इन सब की वैल्यू याद रखनी है। बस 3 वैल्यू से काम हो जाएगा इस चैप्टर में। और उसी के साथ में एक जो क्वेश्चन आता है कि एक ट्री पहले इतना लंबा था, फिर उसके बाद में वो इस तरीके से गिर गया तो कुछ एंगल था, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और फिर फ्लैग की हाइट एग्जैक्टली सेम है, वैसे ही क्वेश्चन है कि आपको ये बिल्डिंग दे दी जाएगी, उसके ऊपर एक फ्लैग है, उसकी हाइट निकालनी होगी। और फिर इसके साथ में यहाँ पर आता है कि मूविंग कार टू अ बिल्डिंग, ये कार है जो कि बिल्डिंग की तरफ मूव कर रही है, पहले उसका एंगल अल्फा था, फिर उसके बाद में बीटा हो गया, तो आपको उसकी स्पीड वगैरह निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ सेक्टर प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ये दोनों की दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि अगर एक इतनी आर्क है जिसका एंगल यहां पर कुछ बन रहा है थीटा, तो उसकी कितनी लेंथ रहेगी। ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा चैप्टर, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से निकालते हैं। और मूविंग टायर टाइप क्वेश्चन आता है, जैसे कि कहा जाएगा कि एक हमारा टायर है जिसकी रेडियस आपको दी जाएगी 14 है कुछ, और फिर उसके बाद में वो मूव कर रहा है, जैसे कि 10 किलोमीटर मूव कर रहा है, तो कितने उसके रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगला चैप्टर आता है वो आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
तो अब ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, इसके अंदर तीन बातें याद रखो हर एक शेप के लिए। एक तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, दूसरा उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तीसरी उसकी वॉल्यूम क्या है। बस तीन चीजें याद है हर एक शेप के लिए, याद रखो। क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, कॉन के लिए, ये तीन चीजें याद रखो। देन फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है शेप वो है होलो सिलेंडर वाला, क्योंकि एक तो इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता, और अगर फॉर्मूला याद रहता तो कई बार इसके टीएसए में कंफ्यूजन हो जाता है। तो टीएस एक बार देख लेना इसका, और एक बार इसका लेटरल सरफेस एरिया जरूर से देख लेना। देखो लेटरल सरफेस एरिया जो है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वो पेंट करना है आपको उसके ऊपर, या फिर कोई भी एक ऐसे आपने टेंट बना दिया उसके ऊपर आपको कैनवास लगाना है, तो वहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि आपको कौन सा एरिया लेना है, तो वहां पर लेटरल सरफेस एरिया लेना होता है। और फिर इसी के साथ में लास्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ शेप के ऊपर। जैसे कि कहा जाएगा कि कौन प्लस सिलेंडर बनाए, जिस तरीके से कौन लगा दी, नीचे सिलेंडर लगा दी, तो अब बताओ कि इसके ऊपर कितना कैनवास रिक्वायर्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हो सकता है कि सिलेंडर प्लस स्फीयर हो, कि हमारा एक सिलेंडर था उसमें से हमने एक छोटा सा स्फीयर को निकाल दिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है कंप्लीट 100% जो है ये है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें एक तो मीन मोड मीडियन के, जिसमें मीन जो है उसमें एज्यूम्ड मीन वाला मेथड अच्छे से कर लो, क्योंकि ये आसान है और आप अच्छे से याद भी रख सकते हो। और अगर ये नहीं पढ़ा आपने, अगर आपने सॉल्यूशन नहीं कर रखा, तो ये तो जरूर से करके चले जाना। रिलेशन बिटवीन जो कि है मीन मोड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आने वाला है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं, वो चलते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसमें क्वेश्चन आता है, इसके फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में यहाँ पर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये है, ये फॉर्मूला है। और उसी के साथ में अगर मान लो कि 2 कॉइन टॉस कर रहे, तो उसके आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं। हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं, और टेल हेड भी हो सकता है। तो आपको 4 कॉम्बिनेशन है। और उसी के साथ में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके ऊपर नहीं आएगा, 2 कॉइन टॉस के ऊपर आता है कि 2 डाइस को रोल करा गया, तो अब आपको बताना होगा कि क्या क्या होगा। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 36 होते हैं। इनमें से कहा यह जाता है कि ऐसे बताओ कि जिसके अंदर की एडिशन जो है वो 10 हो जाए, 12 हो जाए, ऐसा कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। को प्राइम नंबर हो, उनके को प्राइम नंबर के पेयर्स हों, उनके कितने चांसेस है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इवन नंबर ही हो बस, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपने अच्छे से चीजें समझी होंगी। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप यहां पर द एंड लिखे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।